नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और इस वक्त आप मेरे साथ खबरों की खबर में हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया के इस प्राइम टाइम शो में। आज खबरों की शुरुआत हम 3 अहम बड़ी खबरों के साथ करेंगे। हम हर रोज कुछ अहम तस्वीरें दिखाते हैं। आज की 3 तस्वीरें क्या हैं जो दिन भर चर्चा में रही और हमको खास संदेश भी दे रही हैं, उनके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहली तस्वीर राजनीति की दुनिया की है। तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता और चिराग पासवान एलजेपी रामविलास के नेता लंबे अरसे के बाद दोनों सियासी विरोधी एक साथ एक जगह पर दिखे, आपस में मिले। दरअसल चिराग पासवान बिहार के नवादा में थे, वहां वो जम्मू कश्मीर में शहीद हुए सेना के जवान मनीष कुमार को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। जब चिराग वहां पहुंचे तभी तेजस्वी भी श्रद्धांजलि देकर वहां से निकल रहे थे। इसी दौरान दोनों की एक छोटी सी मुलाकात हुई, दोनों मुस्कुराए। कैमरे में वो तस्वीरें कैद हैं। और अब बात दूसरी तस्वीर की। ये भी राजनीति से जुड़ी है, राजनेता से जुड़ी है, खासतौर पर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खीर भवानी मंदिर के आज दर्शन किए। गांदरबल में इस मौके पर उमर के साथ उनकी पार्टी के स्थानीय नेता भी मौजूद थे। खीर भवानी मंदिर का कश्मीरी पंडितों के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मुख्यमंत्री का इस मंदिर में पहुंचना बहुत खास मौका माना जा रहा है। और अब आज की तीसरी तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। आप भी महसूस करेंगे इतिहास कैसे बनता है इस तस्वीर को देखकर। इस तस्वीर में आप सीआईएसएफ की सब इंस्पेक्टर गीता समोता को देख रहे हैं। गीता ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर एक नया इतिहास रचा है। वो सीआईएसएफ के 56 साल के इतिहास में ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला अधिकारी है। हम चाहेंगे कि एवरेस्ट विजय की ये तस्वीरें आप अपने परिवार के बच्चों को भी जरूर दिखाएं। दुनिया का कोई भी शिखर इंसान के हौसलों से ऊंचा नहीं हो सकता, फिर चाहे वो 8,848 मीटर ऊंचा दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट ही क्यों ना हो। और अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं इन 3 आज की बढ़िया तस्वीरों को देखने के बाद। साहस और दुस्साहस में फर्क होता है। पाकिस्तान ने पहलगाम में जो किया 22 अप्रैल को, वो दुस्साहस था। भारत ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, वो साहस की जबरदस्त मिसाल है। लेकिन पाकिस्तान ने जो दुस्साहस दिखाया, उसमें सीमा के इस पार भी कुछ लोग मददगार बने हुए थे, देश के लिए गद्दारी का काम कर रहे थे। बहुत से लोग उनको जासूस बोल रहे हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये सब गद्दार नंबर 1 है। ज्योति मल्होत्रा के बारे में तो आप काफ़ी कुछ अब तक जान चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ज्योति के अलावा वो कौन लोग थे जो पाकिस्तानी उच्चायोग के हाथों की कठपुतली बनकर भारत माँ की आस्तीन के सांप बने हुए थे। 3 कबूलनामे सुनिए, सारी बात आप समझ जाएंगे। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुन लिया। वेलकम टू पाकिस्तान। लेकिन जासूसी के ही आरोप में पंजाब से गिरफ्तार किए गए यामीन, गजाला और देवेंद्र का पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी दानिश से क्या रिश्ता था? हमारे पास कुछ ऐसे दस्तावेज और जानकारियां हैं जिनके जरिए आज इन कई दूसरे नापाक मंसूबों का पर्दाफाश होगा। जी दानिश जी, आपको ये तो पता चल गया है कि दानिश पाकिस्तान हाई कमीशन में वीजा डेस्क पर बैठकर दरअसल भारत के लोगों को जासूसी के इरादे से ट्रैप कर रहा था। लेकिन खुलासा हुआ है कि दानिश जबरदस्त घूसखोरी भी कर रहा था। देश के लिए गद्दारी का आरोप झेल रही गजाला का पाकिस्तानी वीजा देखिए, और ये रहा गजाला का पासपोर्ट जिस पर उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ और दूसरी जानकारियां हैं।
इसी तरह हमारे पास यामीन मोहम्मद के पासपोर्ट की भी कॉपी है। दोनों ही पासपोर्ट पर दोनों के भारतीय नागरिक होने के प्रमाण हैं। लेकिन असल में दोनों जो कर रहे थे वो देश के लिए गद्दारी है। दानिश वीजा की एक फाइल क्लियर कराने की एवज में 5,000 रुपए घूस लेता था और घूस की ये रकम गिरफ्तार आरोपी यामीन मोहम्मद के पास जमा रहती थी। यामीन पाकिस्तानी वीजा बनवाने के इच्छुक लोगों को झांसे में लेता था, उन्हें दानिश से मिलवाता था और फिर दानिश के कहने पर ही क्लाइंट से लेकर घूस के पैसे अपने पास रख लेता था। दानिश का मोबाइल नंबर पाकिस्तान हाई कमीशन के नाम पर रजिस्टर्ड है। दानिश इसी नंबर के जरिए ज्योति, गजाला और यामीन से व्हाट्सएप और स्नैपचैट पर वॉइस कॉल से बात करता था। अब आपको ये बताने जा रहे हैं कि गजाला, यामीन और देवेंद्र सिंह ढिल्लों के साथ सेंट्रल एजेंसियों की पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं गजाला ने क्या जानकारी दी है। मैं गजाला, मेरे पति की कोविड में मौत हो गई थी। मैं पहली बार फरवरी में पाकिस्तान हाई कमीशन गई और दूसरी बार मार्च में। पहली बार जब मैं पाकिस्तान हाई कमीशन गई तो मुझे वहां पर वीजा डेस्क पर दानिश नाम के एक पाकिस्तानी अधिकारी मिले। उन्होंने मेरे बारे में सारी जानकारी पूछी और मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दिया। मैं कागजी कार्रवाई करके वहां से निकल गई और मेरा नंबर भी दानिश के पास था। उसके बाद दानिश ने मुझे फोन किया और कहा कि वीजा में डॉक्यूमेंट्स की कमी है, एक बार फिर आपको पाकिस्तान हाई कमीशन आना होगा। इसके बाद मैं फिर हाई कमीशन गई। उस दौरान हमारी काफी बातचीत हुई और फिर दानिश और मैं एक दूसरे से लगातार बात करने लगे। दानिश ने मुझे बताया कि उसकी शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी भी उसके साथ रहती है, लेकिन वो मेरे साथ शादी करना चाहता है और वो अपनी पत्नी को इसके बारे में भी बताएगा। उसने मुझे पैसे देने की भी बात कही। सुना आपने, दानिश पाकिस्तान के उच्चायोग में बैठकर न केवल जासूसी कर रहा था, न केवल घूसखोरी का अड्डा चला रहा था, बल्कि वो अनैतिक रास्ते पर भी चल रहा था। आगे सुनिए दानिश ने क्या किया। मेरी आर्थिक तंगी को देखते हुए और दानिश ने मुझे यूपीआई के जरिए 20,000 रुपए दिए। ये पैसे मेरे पास यामीन के जरिए पहुंचे। दानिश जब दिल्ली में इंडिया गेट या दूसरी जगह पर घूमने जाते थे, छोटी मोटी शॉपिंग या खाना पीना करते थे, तो मुझे उस शॉप का QR कोड भेज देते थे और बोलते थे कि इस पर पेमेंट कर दो। उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि पंजाब में आर्मी से जुड़ी कुछ जानकारियां तुम्हारे पास है या नहीं, अगर हैं तो मुझे दो या फिर अरेंज करो। दानिश ने कहा कि लाहौर में कुछ रिश्तेदार रहते हैं, तुम यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर कपड़े से जुड़ा व्यापार करेंगे, तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। इसलिए मैं पाकिस्तान जाना चाह रही थी। जासूसी के आरोप में पुलिस ने जिन 2 लोगों को सबसे पहले गिरफ्तार किया, उनमें गजाला और यामीन मोहम्मद है। अब आपको बताते हैं कि यामीन ने पूछताछ में क्या बताया है। मैं 2 बार पाकिस्तान जा चुका हूँ। काफ़ी अच्छे से मैं दानिश को जानता था। जब मैं अपना वीज़ा लगवाने पाकिस्तान हाई कमीशन पहुँचा तो मेरी दानिश से मुलाकात हुई। फिर हम काफ़ी बात करने लगे। मुझे दानिश ने कहा कि जो लोग वीज़ा के लिए आते हैं उनसे तुम टच में रहो, मैं उनसे वीज़ा जल्दी लगवाने में पूरी मदद करूँगा। उसके बदले में तुम उनसे कमीशन मांगो और पैसा अपने पास ही रखो, लेकिन कमीशन का ये पैसा मेरा रहेगा। फिर भी मैं दानिश के पास बदले भेजने लगा और हर एप्लीकेशन के 5,000 रुपये लेने लगा। मैंने 4 एप्लीकेशन लगवाई जिसमें 20,000 रुपये मिले, जिन्हें मैंने दानिश के कहने पर गजाला के UPI में ट्रांसफ़र कर दिए थे। यानी गजाला ने पूछताछ में जो जानकारी दी, यामीन ने उसकी पुष्टि कर दी। आगे आपको बताते हैं कि हरियाणा के कैथल जिले से जासूसी के आरोप में जिस देवेंद्र सिंह ढिल्लों को गिरफ्तार किया गया, उसने पूछताछ में क्या बताया। मैं करीब 3,000 लोगों के जत्थे के साथ करतारपुर कॉरिडोर गया था, जिसमें से 125 लोग हरियाणा के रहने वाले थे। वाघा बॉर्डर पहुंचने पर एक स्कॉट हमें मिला और तब मेरी मुलाकात विक्की नाम के पाकिस्तानी नागरिक से हुई। मुझे नहीं पता था कि वो ISI के लिए काम करता है। विक्की ने मेरी मदद की, मुझे काफ़ी घुमाया, फिर पूजा करवाई। हम लोग लाहौर पहुंचे। वहां विक्की ने मेरी मुलाकात अरसलान से करवाई। होटल में अरसलान की एक महिला दोस्त भी मौजूद थी। हम लोगों ने एक दूसरे का फ़ोन नंबर एक्सचेंज किया। जब मैं भारत वापस आ गया तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। विक्की ने मुझे एक भारतीय फ़ोन नंबर के QR कोड पर 1,500 रुपये डालने को कहा। मैंने डाल भी दिए। बाद में मैंने विक्की से संपर्क किया। अपने किसी जानने वाले को करतारपुर में पूजा कराने के लिए मैंने विक्की से कहा। फिर विक्की ने एक दिन कहा कि मुझे एक भारतीय सिम दिलवा दो। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां पता कर रही हैं कि वो भारतीय नंबर किसका है जिसका जिक्र देवेंद्र ने किया है, और वो फोन नंबर आखिर विक्की नाम के पाकिस्तानी ISI हैंडलर तक कैसे पहुंच गया। आगे बढ़ते हैं। दुश्मन की साजिशें खतरनाक थी, लेकिन हमारी सेना के दम के आगे वो साजिशें कम थी।
आपको अब हम जम्मू कश्मीर के अलग अलग सेक्टर्स में लिए चलेंगे। हमारे सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त भारतीय सेना के साथ एलओसी पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर घूम रहे हैं, जान रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना कैसे काम कर रही थी। नौगाम सेक्टर आपको लिए चलेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल का ये वो हिस्सा है जहां पाकिस्तान ने दिन रात लगातार सीज फायर का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी की थी। 22 अप्रैल को पहलगाम का आतंकी हमला हुआ और 23 तारीख से लेकर जब तक ऑपरेशन सिंदूर चला 10 मई तक लगातार हर रोज इस सेक्टर में गोलाबारी, गोलीबारी दोनों पाकिस्तान की तरफ से हुए, सीज फायर का उल्लंघन हुआ। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है, भारतीय सेना ने गोलियों का जवाब गोलों से दिया। मेरे सहयोगी, जैसा कि मैंने कहा, राजीव रंजन ने नौगाम से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। हम आपको वो दिखाते हैं। देखिए और अंदाजा लगाइए किस मुश्किल परिस्थिति में हमारे सैनिक मातृभूमि की सेवा कर रहे थे। बाईस अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला होता है। 23 तारीख को पाकिस्तान जो जितनी हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल पर पोस्ट है उसको टारगेट करना शुरू कर देता है, युद्ध विराम का उल्लंघन, ताकि भारतीय सेना कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करे। मैं नौगाम सेक्टर के एक लोकेशन पर हूँ, ऐसा लोकेशन जहाँ पाकिस्तान दोनों तरफ से है, लगातार फायरिंग कर रहा था। लेकिन एक बंकर, एक खास बंकर आप देख सकते हैं, इतना अभेद है कि पाकिस्तान की ओर से कितने गोले दागे गए। रोजाना की बात करें तो 100 से 200 गोले दागे गए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। देखिए कितना असरदार है। इसका अगर दीवार अगर देखें और इसके ऊपर देखें तो कहीं कोई असर नहीं हुआ। और यहाँ रहने के लिए बाकायदा टॉयलेट भी है, गद्दा भी है, ठंड से बचने के इंतजाम भी है, और फ़ोन भी रखा हुआ, अगर बातचीत कहीं करना चाहे तो वो भी है, और मेडिकल किट भी रखा हुआ है, राशन भी रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है। यानी युद्ध विराम के दौरान जो है जवानों को निकलने की बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। वजह यह है कि सीज फायर कब तक चलेगा किसी को पता नहीं था। सीज फायर चलेगा पाकिस्तान की ओर से, जो लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसे में अपना बचाव कैसे करे, और उसका ही असर रहा कि इस पूरे एरिया की बात करें नौगाम सेक्टर में जहाँ पर हैं, तो हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान ने रोजाना यहाँ पर 7 मई से लेकर 10 मई तक 100 से 150, 200 गोले दागे, लेकिन कोई गोला असर नहीं कर पाया। और एक गोला की रेंज बात करेंगे तो 50 मीटर तक के एरिया को डिस्ट्रॉय कर सकता था, तबाह कर सकता था। लेकिन यहाँ देखिए इतने मजबूत दीवार नुमा बनाए गए हैं। भारतीय सेना के एक ऐसा अभेद बंकर है कि पाकिस्तान चाहकर भी इसको भेद नहीं पाया। जवान सुरक्षित रहें। पाकिस्तान के जो 100 से 200 गोले यहाँ फायर किए गए, कोई असर नहीं पड़ा। ऊपर से भी देखें तो इतना मजबूत बना हुआ है कि पाकिस्तान के गोले यहाँ पर पूरी तरह से बेअसर साबित हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को नाको चने चबवाया इस तोप ने। 105 mm का ये तोप है, 30 किलोमीटर रेंज है। सामने पाकिस्तान है और इधर भी पाकिस्तान है, दो तरफ पाकिस्तान है। और ये जो गन है इतना असरदार साबित हुआ कि पाकिस्तान की जो कह सकते हैं खटिया खड़ी कर दिया तो गलत नहीं होगा। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला होता है। उसके बाद पाकिस्तान सबसे ज़्यादा युद्ध विराम का उल्लंघन इसी एरिया में करता है, नौगाम सेक्टर में, ताकि भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई नहीं करे। उस वक्त हमारी सेना ने पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब दिया। छोटे हथियार से फायर कर रहा था, मोटार से फायर कर रहा था, सेना ने मोटार से फायर किया। लेकिन फिर वक्त आता है 7 मई, ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय सेना के जो तोप हैं गरजने लगते हैं और पाकिस्तान का जो आतंकी जो कैंप है वो कांपने लगता है। लीपा वैली ठीक सामने है, पाकिस्तान का लीपा वैली। वहाँ पर 2 से लेके 4-5 जो है आतंकियों के लॉन्च पैड है। आतंकियों को घुसपैठ कराने की पाकिस्तान कोशिश करता है, लेकिन इसका जो सटीक निशाना था, खास तौर से कहें कि 30 किलोमीटर की रेंज में इतना सटीक निशाना था, इस गन से जो फायर किया गया निशाना चूका नहीं।
और पाकिस्तान को कह सकते हैं कि बर्बाद कर दिया, पूरी तरह से डोमिनेट रहा है। इस पर्टिकुलर एरिया की बात करें, घुसपैठ कराने की कोशिश हुई, पाकिस्तान सफल नहीं हो पाया। वजह कि ये जो तोप है, हालांकि पाकिस्तान ने भी फायरिंग किया, लेकिन पाकिस्तान का फायरिंग असरदार नहीं रहा। वजह कि पाकिस्तान फायरिंग कभी इधर होता था, कभी उधर होता था। एक जगह सटीक जिसको कहते हैं, अचूक जिसको कह सकते हैं, एक जो प्रोफेशनल जिसको तोपची कह सकते हैं, ये हमारे तोपची हैं। बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में, पेशेवर अंदाज में जब सेना का आदेश हुआ तो एक एक करके एक ही जगह पर जो फायर करते हैं, जिसको जो 50 मीटर का रेंज होता है, उस पूरे एरिया को तबाह कर देता है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस तोप ने जो अहम भूमिका निभाई, पाकिस्तान की जो कमर तोड़ी, अब भी ये तोप जो है गरजने के लिए तैयार है। अगर पाकिस्तान कोई भी नापाक हरकत करता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। नौगाम सेक्टर का अंतिम सेना का पोस्ट पाकिस्तान यहाँ से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। लीपा वैली है, सामने पाकिस्तान आप देख रहे होंगे। 1971 से पहले ये पूरा एरिया जो निचला इलाका जो देख सकते हैं, पाकिस्तान के पास हुआ करता था, लेकिन भारतीय सेना ने बहादुरी से ये पूरा इलाका जीत लिया, अब भारत के पास है। ऑपरेशन सिंदूर से ठीक पहले पाकिस्तान ने यहाँ पर भी सीज फायर का उल्लंघन किया। अपने जो मोटार हैं, चाहे तोप हैं, चाहे छोटे हथियार हैं, वो भारत की ओर फायर करना शुरू किया। भारतीय सेना यहाँ डोमिनेटिंग पोजीशन में है, यानी ऊंचाई पर है। करीब 11,000 फीट की ऊंचाई है। यहाँ सांस लेना भी मुश्किल है। अभी तो तापमान ठीक है, आप झेल सकते हैं, लेकिन सर्दियों के दिनों में ये पूरा इलाका बर्फ से ढका होता है। तापमान यहाँ 0 से नीचे हो जाता है। और जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना के जो तोप हैं जो गरज रहे थे, तो हमारे सेना जितने यहाँ ऊंचाई के पोस्ट आप देख सकते होंगे, बाएं देखिए, सामने देखिए और दाहिने तरफ देखिए, सब अब भारतीय सेना के पास है। और जो निचला हिस्सा जो देख रहे हैं वो पाकिस्तान के पास है। और जब पाकिस्तानी सेना ने दुस्साहस करना चाहा तो उसको इतना जवाब मिला, इतना उसको चोट पहुंचा है कि आप बस अंदाज़ा लगा सकते हैं। भारतीय सेना इस मुश्किल हालात में जो है, डिफ़िकल्ट हालात में चुनौती का सामना करने के लिए सरहद की हिफाजत में डटी हुई है। कितना मुश्किल इलाका है, आप अगर नीचे देखिए, खाई देखिए, अगर पैर फिसला है तो कितने किलोमीटर आप नीचे चले जाएंगे। सामने देखिए एक नाला दिखेगा और पेड़ भी काफ़ी लंबे लंबे हैं, चीड़ के पेड़ हैं, देवदार के पेड़ हैं। ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, मुश्किल हालात में सेना के जवान डटे हुए हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो देश ने जिम्मेदारी सौंपी थी, उस जिम्मेदारी पर भारतीय सेना पूरी तरह खरी हुई है। पाकिस्तान को यहाँ से करारा जवाब मिला, माकूल जवाब मिला। आतंकी जो लॉन्च पॉइंट थे उनको तबाह किया गया। और बाद में जब पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों की मदद की तो पाकिस्तानी सेना के ठिकाने को भी बर्बाद कर दिया गया। पाकिस्तान को यहाँ से जो दर्द मिला है, पेन मिला है, वो भूल नहीं सकती है। वजह ये कि जो जगह है, भारतीय सेना यहाँ डोमिनेट करती है। नौगाम सेक्टर का एक ऐसा अकेला पोस्ट है कि जहाँ भारतीय सेना डट कर खड़ी है, पाकिस्तान के हर नापाक हरकत का जवाब देने के लिए। पहलगाम आतंकी हमला होने के बाद सरकार ने तय किया कि जो गुनहगार हैं सैलानियों की मौत की, उनको सबक सिखाना है। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और पाकिस्तान के एक एक ठिकाने को जो है, जो आतंकी ठिकाने हैं, उसको तबाह किया गया है। ये देख सकते हैं पाक हेडक्वार्टर जो एम्युनिशन जो डिपो था उसको तबाह किया गया। पाकिस्तान का जो बंकर है उसको जो है सेना ने तबाह किया। और हम ऐसे ही एक लाइन ऑफ कंट्रोल के लोकेशन पर हैं, पाक का जो मोटार है देखिए उसको तबाह किया गया, बर्बाद किया गया। और सेना ने इसी जगह से है जो आपके तोप के ज़रिए, ड्रोन के ज़रिए जो है एक टारगेट जो एकदम सटीक जो है पाकिस्तान सेना का लॉजिस्टिक बेस जो था उसको तबाह किया गया। शुरू में सेना ने केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन जब बाद में पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों को मदद करनी चाहिए और जो सेना के खिलाफ जो है कार्रवाई करनी चाहिए, फायरिंग करना चाहे, तो फिर भारतीय सेना ने जो पाक का जो बेस है जो उसको तबाह करना चाहे, जो पाक का लॉजिस्टिक सेंटर हो, सब कुछ। और ये सारे सबूत जो है
दुनिया के सामने रखे। पाकिस्तान की जो ऐसी कमर तोड़ी गई है, जो पाक का जो गन एरिया है, देखिए कैसे उसको न्यूट्रलाइज किया गया और कितनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी, एकदम बिल्कुल सटीक जो है। एक देखिए टेररिस्ट का जो हाइडाउट था जहाँ आतंकी रहते थे, उसको भी इस तरह तबाह किया गया। तो ऐसे एक नहीं 9 आतंकी ठिकाने पर जो है सेना ने हमला किया, पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने पर। और फिर बाद में जो पाकिस्तान के जो सेना जो है उनकी मदद करने के लिए आए, उनको भी तबाह किया गया। एक एक करके जो पाकिस्तान का ऑब्जर्वेशन पोस्ट है, जो हमारी क्योंकि निगरानी करते थे, उनको भी तबाह किया। पाकिस्तान को एक ऐसा सबक मिला है जो पाकिस्तान के एक नहीं करीब 40 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, 100 से अधिक जो आतंकी हैं वो मारे गए हैं। और हम एक लोकेशन पर हैं जहाँ बता नहीं सकते हैं आपको। और देखिए भारतीय सेना का जो रिस्पॉन्स जो कैसा रहा है, जब पाकिस्तान जो है बिना उकसावे के यानी 22 अप्रैल के बाद जो है वो फायरिंग कर रहा था ताकि भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई न करे। लेकिन भारतीय सेना मैंने भी तय कर लिया था कि जो सैलानियों के जो गुनहगार हैं, जिन्होंने नरसंहार किया है, उसको सज़ा जरूर मिलेगी। और इन सबूतों के ज़रिए जो पाकिस्तान को जो सज़ा मिली है, जो आतंक के आकाओं को जो सज़ा मिली है, उसका वो कभी भूल नहीं पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर जो है बंद नहीं हुई। ये देखिए कितना सटीक ड्रोन के अगर हमले से देखें तो किस तरह से मार किया गया है। मतलब सेना केवल कह नहीं रही है, सरकार केवल कह नहीं करे, बल्कि सबूत भी दे रही है और पाकिस्तान को ऐसा चोट कर रही है कि जिसको वो ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा कि अगर फिर से ऐसे गुस्ताखी करेगा, गलती करेगा तो उसको सज़ा मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर जो है जारी है, खत्म नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान जो है ऐसे ही आतंकियों को लेकर भारत में कार्रवाई करता है तो नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहे। LOC पर कैमरामैन मनोज ठाकुर के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया। मेरे सहयोगी राजीव रंजन और मनोज ठाकुर की रिपोर्ट आपने LOC से देखी कि कैसे भारतीय सेना ने लोहा लिया, पाकिस्तान को नाको चने चबा दिए। वो पाकिस्तान ही क्या जो सुधर जाए, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि पाकिस्तान को सीधे तरीके से बातें समझ में नहीं आती है। इजराइल में भारत के राजदूत JP सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान को मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद, साजिद मीर और ज़कीउर रहमान लखवी को भारत को अब सौंप देना चाहिए। तर्क ये है कि अगर अमेरिका 26/11 के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा का प्रत्यर्पण कर सकता है तो पाकिस्तान अपने आतंकियों के साथ वही बर्ताव क्यों नहीं कर सकता। मरकज तैयबा यानी हाफिज सईद का वो ठिकाना जिसे भारतीय सेना ने 6 से 7 मई की रात अपनी स्ट्राइक में खंडहर बना दिया। पाकिस्तान के मुरीदके में लश्कर तैयबा का ये मरकज तैयबा वही जगह थी जहां 2008 के मुंबई आतंकी हमले में शामिल अजमल आमिर कसाब को ट्रेनिंग दी गई थी। हाफिज का आतंकी अड्डा तो मिट्टी में मिल गया, लेकिन हाफिज भारत को कब मिलेगा? इजराइल में भारत के राजदूत JP सिंह ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद, साजिद मीर और ज़कीउर रहमान लखवी को भारत को सौंपने की मांग की है। आतंकवाद के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने का आह्वान करते हुए JP सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर रुका है, खत्म नहीं हुआ। Believe me, the root cause is these two groups. जैश ए मोहम्मद, जैसे अमेरिका ने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा को भारत को सौंप दिया है, उसी तरह से पाकिस्तान को अपने यहाँ रह रहे प्रमुख आतंकवादी हाफिज सईद, साजिद मीर और ज़कीउर रहमान लखवी को भारत को सौंप देना चाहिए। Recently, last month, US extradited Rana Tawahur Hussain, who was involved in Mumbai attack. अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हाफिज ऐसी कीदड़ भपकी देने के काबिल भी बचा है या नहीं, किसी को नहीं पता। लेकिन इतना तो तय है कि दरियाओं में खून बहाने की कीदड़ भपकी देने वाले हाफिज को पहलगाम अटैक के बाद जैसे ही पता चला कि भारत में सेना को कार्रवाई की खुली छूट मिल गई, वो छटपटाने लगा था। हमने आपको ये भी बताया था कि पहलगाम का मास्टरमाइंड नंबर 1 लश्कर का मुखिया हाफिज सईद एक नए एड्रेस पर जाकर दुबक गया है। ऐसी खबर थी कि हाफिज को लाहौर के कैंटोनमेंट एरिया में मियां मीर कॉलोनी में एक सेफ हाउस में रखा गया है। ये लाहौर का वो इलाका है जहां पाकिस्तान आर्मी के 4 कोर कमांडर रहते हैं। आप समझ सकते हैं
ये जगह लाहौर में कितनी सुरक्षित मानी जाती है। इसके पहले हाफिज लाहौर के ही मुनीर रोड इलाके में ऑफिसर्स कॉलोनी के नजदीक बने एक सेफ हाउस में रह रहा था। हालांकि इस पते पर भी हाफिज सईद 4 महीने ही रह सका और उसे भारत की कार्रवाई के खौफ में अपना एड्रेस बदलना पड़ा। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। पाकिस्तान क्यों आतंकिस्तान बन गया है, आप इस बात को ऐसे समझिए। हाफिज सईद पाकिस्तानी आर्मी की रिटायर्ड स्पेशल सर्विस ग्रुप के पैरा कमांडो की सुरक्षा के घेरे में रह रहा है। पाकिस्तान आर्मी की रिटायर्ड स्पेशल सर्विस ग्रुप के पैरा कमांडो 24 घंटे हाफिज सईद के साथ 3 शिफ्ट में तैनात रहते हैं। इतना ही नहीं, हाफिज सईद को 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियों का काफिला दिया गया है। और तो और इन गाड़ियों में हाफिज सईद की बुलेट प्रूफ गाड़ी का ड्राइवर भी खुद पाकिस्तान आर्मी का रिटायर्ड एसएसजी पैरा कमांडो है। ऑपरेशन सिंदूर के पहले से ही आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी ने हाफिज सईद की किसी भी मूवमेंट पर रोक लगा रखी है। आप समझ सकते हैं हाफिज को पाकिस्तान किस कदर बचा रहा है। यही वजह है कि इजराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को इन आतंकियों को भारत को सौंप देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अगर आतंकवाद को बढ़ावा देना जारी रखेगा तो फिर भारत भी चुप नहीं बैठेगा। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश में भी राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि जिस तरह बॉर्डर पर सैनिक अपना पराक्रम दिखा रहे हैं, देश के अंदर पुलिस पर नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी वैसी ही है। योगी ने यूपी के कासगंज में एक कार्यक्रम में यह कहा कि यूपी में 2017 से पहले की सरकार सुरक्षा के नाम पर खिलवाड़ करती थी। आप भी सुनिए मुख्यमंत्री योगी की जुबानी आज उन्होंने क्या क्या बातें और कही। यूनिफॉर्म की क्या कीमत होती है और उसका क्या महत्व होता है, आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान की कमर को तोड़ने वाले भारत माता के बहादुर जवानों के शौर्य के माध्यम से देखा होगा। आपने देखा होगा कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करते हुए उसको उसकी ही औकात में लाने का काम किया है। सेना के सुदृढ़ीकरण को लेकर के लगातार कार्य हुए हैं और इसीलिए भारत की सेना दुश्मन के किसी भी प्रकार का मुकाबला करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। अगर कभी दुश्मन ने कोई जरूरत की तो उसके घर में घुस करके उसको मार करके उसका काम तमाम करने की पूरी क्षमता भारतीय सेना के पास है। बहनों और भाइयों, जो काम देश की सुरक्षा के लिए सेना का है, उसी प्रकार का कार्य आंतरिक सुरक्षा में कानून का राज स्थापित करने में पुलिस की हुई होती है। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश कोई सुरक्षित नहीं था। सायंकाल होते होते सड़कों पर कर्फ्यू जैसा दृश्य दिखाई देता था। उपद्रवी और उत्पाती सड़कों पर आकर तांडव करते थे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनीतिक गहमागहमी दिन पर दिन तेज होती जा रही है। आपको याद होगा सरकार ने तय किया कि सर्वदलीय एक सांसदों का दल वो विदेश यात्राओं पे जाएगा और भारत के रुख को साफ करेगा दुनिया के सामने कि पाकिस्तान कैसे आतंकवाद को बढ़ावा देता है, उसका पनाहगार बना हुआ है। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इस पर विरोधाभासी स्वर भी सुनाए, लेकिन अब जो खबर आई है कि आज दिन में सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आउटरीच किया और टीएमसी और शिवसेना को पटा लिया है, मना लिया है इस डेलीगेशन में अपने सांसदों को भेजने के लिए।
तृणमूल कांग्रेस की तरफ से फैसला औपचारिक हो गया है कि विदेश जाने वाले संसदीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा वो पार्टी होगी। पार्टी के नेता अभिषेक बनर्जी अब इसमें शामिल होंगे। पहले यूसुफ पठान जो कि क्रिकेटर हैं, उनका नाम आया था, लेकिन अब उनकी जगह अभिषेक बनर्जी इसमें शामिल हैं। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आज निशाना साधा है। एक पोस्ट किया अमित मालवीय ने, जो सीधे तौर पर राहुल गांधी और आसिम मुनीर जो कि पाकिस्तान की सेना के मुखिया हैं, उनको एक साथ एक बराबरी का दिखाते हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पहलगाम आतंकी हमला और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पर पूरा देश एकजुट हुआ। पक्ष विपक्ष भी एक साथ थे, लेकिन शुरुआती एकजुटता के बाद अब इस पर जमकर सियासत शुरू हो गई है। पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया। फिर विदेश जाने वाले संसदीय डेलीगेशन में पार्टी प्रतिनिधियों के नाम को लेकर भी बड़ा मुद्दा बनाया। अब बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। पार्टी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर एक पोस्टर पोस्ट किया, जिसमें चेहरे का आधा हिस्सा राहुल गांधी का, जबकि दूसरा हिस्सा पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर का दिखाया गया है। फोटो के नीचे लिखा है एक एजेंडा। इसके साथ ही मालवीय ने एक दूसरा पोस्टर जारी करते हुए राहुल को आज के समय का मीर जाफर तक बताया है। इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि हमें राजनीतिक नेतृत्व पर भरोसा नहीं है, हम सवाल पूछेंगे। जो डीजीएमओ ने हमें बताया, पूरा देश उससे संतुष्ट है, उसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के कितने जेट गिराए, कितना उनको नुकसान किया, हमें बड़ा गर्व है इस बात पर। लेकिन इस देश के राजनीतिक नेतृत्व पर हमें भरोसा नहीं है, हम उनसे सवाल पूछेंगे, बार बार पूछेंगे। आप खुद बोलते हैं आपने पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर दिया, पाकिस्तान को सूचित कर दिया और पुंछ के नागरिकों को नहीं किया। जो 15-16 लोग हमारे सिविलियंस मारे गए उनको भी सूचित कर देते, लेकिन पाकिस्तान को सूचित कर दिया। आपने पाकिस्तान को सूचित किया तो क्या अजहर मसूद इसीलिए भागा? क्या हाफिज सईद इसीलिए बच गया? और इस सूचना देने के बाद भारत को क्या क्या नुकसान हुआ, ये आतंकी तो आपके सामने भाग ही गए हैं। तो इसका तो जवाब हम पूछेंगे ना। मालवीय ने अपने पोस्ट में निशाने पाक का जिक्र किया तो कांग्रेस ने भी नाम गिनाने शुरू कर दिए। तो निशाने पाकिस्तान के और भी हकदार हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी जो मजार पे जिन्ना के गए और कहा कि ये तो सबसे बड़े सेक्युलर आदमी यही है पूरे विश्व में। निशाने पाकिस्तान एक और आदमी को मिलना चाहिए जो बिना बुलाए बिरयानी खाने चले गए, मियां नवाज शरीफ के यहाँ, उनको भी मिलना चाहिए। हो सकता है मिल जाए, हमें तो लगता है मिलेगा। इसके अलावा सर और एक और है हकदार निशाने पाकिस्तान, जिन्होंने पहले ही एट द स्टार्ट ऑफ द एक्शन, ये उन्हीं के शब्द हैं, जयशंकर जी के, उन्होंने उनको फोन पे बता दिया था कि हम एक्शन सिर्फ आतंकी ठिकानों पे कर रहे हैं। उससे पाकिस्तान को कितना लाभ दिया उन्होंने, हो सकता है उन्हें भी मिल जाए। वहीं कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं कि जब विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को लेकर विदेश मंत्रालय सफाई दे चुका है, तब फिर कांग्रेस और राहुल गांधी इस मुद्दे को क्यों तूल दे रहे हैं? राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने इसी तरह का प्रूफ मांगना, ये क्या ऐसी आदत होती है क्या? प्रूफ मांगने का मतलब क्या है? और इसीलिए राहुल गांधी जी ने इसी तरह की भाषा करना ठीक नहीं है। ये ऐसे वक्त पर भारत की एकता, अखंडता हमें दिखानी है। हाँ, मतलब उनको अगर ये ऐसा बोलते रहेंगे तो पाकिस्तान उनको अवार्ड दे सकता है। मतलब पाकिस्तान ने राहुल गांधी को अवार्ड देना चाहिए, वो पाकिस्तान की भाषा कर रहे हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ लोग पाकिस्तान के पाखंडी प्रोपेगेंडे के प्रॉक्सी प्रमोटर्स की भूमिका में दिखाई पड़ रहे हैं, और जो लोग पाकिस्तान के जो पाखंडी प्रोपेगेंडे के प्रॉक्सी प्रमोटर्स की भूमिका में दिखाई पड़ रहे हैं, ये वही लोग हैं जो कभी देश की संसद पे सवाल खड़े करते हैं, संविधान पे सवाल खड़े करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल खड़े करते हैं, भारत के लोकतंत्र पे सवाल खड़े करते हैं, और अब जो है वो हमारी सेना और देश की सुरक्षा पर जो है वो बवाल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बात ऑपरेशन सिंदूर की करें तो इस ऑपरेशन में सेना के पराक्रम और आतंकियों के खिलाफ भारत की नई पॉलिसी के बारे में दुनिया के देशों में जाने वाले सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल बनाया गया है। अब इसमें ममता बनर्जी की टीएमसी भी शामिल हो गई है। पार्टी ने तय किया है कि पार्टी नेता अभिषेक बनर्जी
विदेश जाने वाले संसदीय डेलीगेशन का हिस्सा होंगे। पहले इस डेलीगेशन के लिए यूसुफ पठान का नाम शामिल किया गया था, लेकिन पार्टी के निर्देश पर उन्होंने नाम वापस लिया था और पार्टी ने तय किया था कि वो डेलीगेशन का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन सरकार की ओर से किरण रिजिजू ने ममता बनर्जी से बात की, जिसके बाद पार्टी ने फैसला बदला है। वहीं विदेश सचिव विक्रम मिश्र विदेश जा रहे डेलीगेशन को इस बात की ब्रीफिंग देंगे कि यात्रा का मकसद क्या है और दुनिया को क्या संदेश देना है। ब्रीफिंग 2 चरणों में दी जाएगी। संजय झा कनिमोई और श्रीकांत शिंदे की अगुवाई वाले डेलीगेशन की ब्रीफिंग आज की गई, जबकि बाकी बचे 4 डेलीगेशन को 23 मई को ब्रीफ किया जाएगा, जिसके बाद ये डेलीगेशन अपने निर्धारित देशों के लिए रवाना होंगे। ये एक राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि सारे दल के प्रतिनिधि भी हैं इसमें, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जाकर वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है या वहाँ की जो अगर लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेटिव पार्टी है या कुछ सांसद है या नेशनल कोई पार्लियामेंट है, उसके सदस्यों से मिलकर या उनकी जो बिजनेस कम्युनिटी है या जो इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है, उनको बताना कि वास्तव में हुआ क्या था और क्यों, कहाँ जाना है आप। ये अब सारा वहाँ का मिशन सारा कर रहा है कि वहाँ के जो भी पार्लियामेंट्रियन होंगे, जो वहाँ के मिनिस्टर्स होंगे, वहाँ का जो अदर कम्युनिटी होगा, जो थिंक टैंक वहाँ का है वो होगा, उन सब से मीटिंग रखा हुआ है, उनसे ये डिस्कशन इस चीज़ में। कुछ एविडेंसेस लेके जाएंगे, कोई डोसियर लेके जाएंगे, कुछ पेपर्स हम लोगों को दिया गया। यहाँ पर इतने सालों तक पाकिस्तान रिलीजन के नाम पर हमले करते आया है। आज इतने सालों तक हम लोग पाकिस्तान से लड़ते रहे हैं, लेकिन आज जिस तरीके से फॉल्स प्रोपेगेंडा करने का काम पाकिस्तान के माध्यम से हो रहा है, उसको भी ब्रेक करने का काम भारत के माध्यम से होगा। बहरहाल इस मुद्दे पर हो रही राजनीति के बीच ये भी खबर है कि विदेश मंत्री पर हमले को लेकर कांग्रेस में ही एक राय नहीं है। कई पार्टी नेताओं का मानना है कि जयशंकर के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो उचित नहीं है और सरकार को घेरने के लिए कई और सवाल हैं जिन्हें उठाया जाना चाहिए। प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। फ्रांस की संसद का एक डेलीगेशन आज विदेश मामलों पर संसद की स्थायी समिति से उसने दिल्ली में मुलाकात की। फ्रांस ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के पक्ष का खुलकर समर्थन किया है। स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने इस पूरी मीटिंग के बारे में क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मेरे साथ शशि थरूर हैं, चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स के। एक महत्वपूर्ण मुलाकात फ्रेंच डेलीगेशन के साथ हुई है, क्या इश्यूज पे बात? देखिए, वो लोग आए थे सेनेट डिफेंस और फॉरेन रिलेशंस के। हमारे देश में तो 2 कमेटी होते हैं, फ्रेंच फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस अलग अलग होते हैं, उनके देश में एक है। लेकिन हमारे देश में दोनों राज्यसभा लोकसभा कुल मिला के एक कमेटी में होते हैं। उनके देश में उनका सेनेट और उनका पार्लियामेंट जो है अलग अलग करते हैं। तो इसलिए ये सेनेट का कमेटी था, उनमें से 5 मेंबर आए और वो लोग हमारे देश में जो कुछ हमको सहना पड़ा उस पर पूरा समर्थन बताएं। फिर मैं उनको बता सका कि मेरे साथ जो बैठे थे रविशंकर प्रसाद जी, उनके नेतृत्व से एक डेलीगेशन फ्रांस भी जा रहा है परसों, ये इंडो पाकिस्तान विषय पे बात करने के लिए। तो उनका भी ऐसे इंट्रोडक्शन हो चुका है इन लोगों के साथ, बस यही हुआ है। बट फ्रांस से जो डेलीगेशन आया था सेनेट का, उन्होंने सपोर्ट किया है इंडिया के स्टैंड को टेररिज्म पे क्रॉस बॉर्डर। फ्रेंच भाषा में उन्होंने सूतियाँ शब्द इस्तेमाल किया, जिसका मतलब है समर्थन। रफाल को लेके भी क्या फ्रेंच डेलीगेशन के साथ? देखिए, रफाल के बारे में कोई ऐसे खास चर्चा तो नहीं हुई, लेकिन रविशंकर प्रसाद जी जो हमारे तरफ से परसों जा रहे हैं, उनके नेतृत्व से डेलीगेशन पेरिस जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि रफाल हमारे भारतीय और फ्रांस के बीच में जो रिश्ता है उसका एक प्रतीक है, बस उतना ही कहा, उससे ज्यादा कुछ खास नहीं। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो भारत ने कार्रवाई की उसका सपोर्ट किया है फ्रेंच सेनेट की डेलीगेशन। बिल्कुल जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। संसद भवन से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और ये बात बारिश की कर लेते हैं। मॉनसून देश में आने को है, लेकिन मॉनसून आता है तो शहर जैसे बदहाल से हो जाते हैं। सड़कें पानी से भर जाती है, नालियों और सड़कों का फर्क खत्म हो जाता है। ये स्थिति दूर दराज के इलाकों की नहीं, बल्कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों की होती है। इस बार भी कल की एक दिन की बारिश ने
बेंगलुरु के शहरी इंतजामों की पोल खोल कर रख दी। लेकिन सिर्फ ये बड़े शहरी नहीं, देश भर के कई इलाकों में बारिश ने हाहाकार मचाया हुआ है। अब देखना होगा कि राजधानी दिल्ली में मॉनसून के लिए कितनी अच्छी तैयारी इस बार की गई है। कर्नाटक के बेंगलुरु, मंगलुरु, असम के गुवाहाटी, श्रीभूमि, उत्तराखंड के चमोली जिले और पुणे से ये तस्वीर कुछ परेशान और हैरान करने वाली है। मॉनसून के दस्तक देने से पहले ही भारी बारिश ने एक बार फिर तबाही मचाना शुरू कर दिया है। सड़कों पर जल भराव, मलबे में फंसी गाड़ियां, चारधाम यात्रा पर ब्रेक और सबसे दुखद, बेंगलुरु में 3 जिंदगियों का अंत। बेंगलुरु, भारत का टेक हब, आज पानी पानी है। सिल्क बोर्ड, बीटीएम लेआउट और साई लेआउट जैसी पॉश कॉलोनियों में सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। सबसे दुखद बात यह रही कि बारिश ने यहाँ 3 लोगों की जान ले ली। मुसीबत की बारिश ऐसी हुई, सड़कें डूब गई, शहर दरिया बन गया। कोई गली, कोई कॉलोनी ऐसी नहीं जहाँ पानी का कब्जा ना हो। यहाँ पर देखिए, पानी को पंप कर करके निकालने की कोशिश की जा रही है। जो पानी शहर के अलग अलग हिस्सों से यहाँ तक बारिश के पानी निकालने वाले नाले के जरिए आ रहा है और फिर उसको दूसरे नाले से दूसरे चैनल में भेजा जा रहा है ताकि बेंगलुरु से बाहर पानी को पहुँचाया जाए। बेमौसम बरसात से बेबस हुए मंगलुरु की तस्वीरें देखिए। हालात भयंकर हैं। पिछले 48 घंटे में मंगलुरु समेत कर्नाटक के 26 जिले मूसलाधार बारिश की चपेट में हैं। भारी बारिश के बाद कई जगह पेड़ उखड़ गए। समुद्र तट का ये शहर बारिश के आगे बेबस हो गया। जलभराव ने बाजारों को ठप कर दिया। पुणे शहर में सिर्फ 1 घंटे की बेमौसम बारिश से पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के सभी गेटों पर पानी भर गया। यात्रियों को इस जलभराव से परेशानियों का सामना करना पड़ा। हर शाम हजारों यात्री पुणे हवाई अड्डे पर आते हैं और जाते हैं। ऐसे में अभी मॉनसून शुरू होने पर स्थिति और बदतर हो सकती है। महाराष्ट्र में 25 मई तक तूफान और तेज बारिश का अलर्ट भी है। बंगाल की खाड़ी में मची उथल-पुथल ने नॉर्थ ईस्ट को भी अपनी चपेट में ले लिया है। हर साल ब्रह्मपुत्र नदी से निकली बाढ़ का कहर झेलता आ रहा असम इसके भी हाल बुरे हैं। राजधानी गुवाहाटी में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि जहां तक नजर जाए वहां तक पानी। बस, कार, ऑटो सब पानी में डूबे नजर आए। आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पे लोगों को इस नाव के सहारे, इस रबर बोट के सहारे लेके अपने घर तक लेके जा रहे हैं। ये एसडीआरएफ के जो लोग यहाँ पे हैं और आप देख सकते हैं कितना पानी भरा हुआ है। यही श्रीभूमि जिले में भी तेज तूफान और आंधी ने लोगों का डर और बढ़ा दिया है। सिर्फ मैदानी इलाके ही नहीं, पहाड़ी इलाकों में भी बारिश का कहर है। पहाड़ों पर बारिश का संकट अभी से मंडराने लगा है। इतिहास कहता है कि बारिश आते ही पहाड़ों की स्थिति नाजुक होने लगती है, लेकिन अभी तो मॉनसून शुरू भी नहीं हुआ। चमोली जनपद में एक बार फिर बारिश ने हाहाकार मचाया। पानी से पीपलकोटी में कई गाड़ियां मलबे की चपेट में आ गई। बारिश के इस रौद्र रूप से चारधाम यात्रा भी प्रभावित है। अलग अलग इलाकों की इन तस्वीरों को देखकर एक सवाल जहन में आता है कि क्या इस बार राजधानी दिल्ली मॉनसून के लिए तैयार है? क्योंकि हर साल की तस्वीरें बयां करती हैं कि हालात बिगड़ने में देरी नहीं लगती। बीते साल की ये तस्वीर बताती है कि भारी बारिश और जल भराव से यहाँ का भी बुरा हाल हो गया है। बीते साल जुलाई में दिल्ली के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, लेकिन इस बार क्या तैयारी है? आपको हर बारिश में इस मिंटो ब्रिज की कोई ना कोई तस्वीर ज़रूर मिलेगी, जब यहाँ कोई बस पानी में खड़ी हो जाएगी या इतना बारिश हो जाता है कि लोग यहाँ से जा नहीं सकते, इसको बंद कर दिया जाता है। और अभी कुछ दिनों पहले ही जब दिल्ली में 3-4 दिनों तक लगातार बारिश हुई तो हमने देखा था कि यहाँ पे जलभराव की पूरी स्थिति हो गई थी। और खुद मंत्री जो हैं पानी के, जो PWD मंत्री प्रवेश वर्मा, वो खुद आए थे और उन्होंने मौके से इस पूरे एरिया को, जो पानी को निकलवाने की व्यवस्था की थी। देखो, इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि कहीं भी जल भराव नहीं होगा। उसका कारण है कि जो दोनों एजेंसीज हैं, दोनों सरकारें मिलकर चल रही हैं, क्योंकि एक ही यूनिट का काम हो रहा है यहाँ पर।
और सभी हमारी नाले हों और सब जगह डिसिल्टिंग हो रही है और लगभग 70 से 80% काम हम जल्द ही पूरा कर देंगे और मानसून आने तक हमारा 100% का काम हो जाएगा। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 से 5 दिन में केरल के कुछ हिस्सों में मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की तरफ भी मॉनसून का प्रभाव पड़ेगा। Onset of monsoon is likely to occur over some parts of Kerala during next 4 to 5 days, and monsoon is also likely to advance into some more parts of South Arabian Sea, some more parts of Maldives and Comorin area, some more parts of South Bay of Bengal, Central Bay of Bengal and northeastern states of India. हर साल बारिश आती है और हर साल वही कहानी दोहराई जाती है। प्रशासन हर बार तैयारियों का दावा करता है, लेकिन हकीकत में उसकी पोल खुल ही जाती है। मॉनसून से पहले ही बारिश के पानी ने बता दिया है कि हम लोग इस प्राकृतिक आपदा के लिए कितने तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बेंगलुरु और दिल्ली का हाल तो आपने देखा, लेकिन जब आप ये रिपोर्ट देख रहे थे, खबर ऐसी आई कि मुंबई में जबरदस्त बारिश हुई है। और गौर करने वाली बात यह कि 1 घंटे के अंदर ही यहां पर 60 से 70 मिलीमीटर की बरसात आज शाम को रिकॉर्ड हो गई है। और जानकारी दे रही है मेरी सहयोगी सुजाता द्विवेदी। मुंबई और मुंबई उपनगरीय क्षेत्र में पिछले 1 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग द्वारा लगभग कुछ ही घंटों पहले एक अलर्ट जारी किया गया था, ये बताते हुए कि पवई और थाने में जो बरसात हो रही है वो बहुत जल्द मुंबई के उपनगर क्षेत्र यानी बोरीवली, कांदिवली, गोरेगांव, सांता क्रूज में भी आएगा और इस रेन बैंड के चलते मुंबई में भारी बरसात शुरू होगी और वही हुआ भी है। इस समय हम बोरीवली में मौजूद हैं और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पिछले 1 घंटे से हो रही बारिश अब जाकर थोड़ी रुकी है, लेकिन जो बिजली है वो चमकने का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल बीएमसी ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। उन्होंने कहा है कि जो लो लाइंग इलाके हैं और मुंबई के जो निचले इलाके हैं, जो आइसोलेटेड इलाके हैं, वहां पर रह रहे लोग वहां से हट जाएं और लोगों को भी वहां पर जाने की चेतावनी दी गई है कि वो वहां पर ना जाए। और अब तक मुंबई में लगभग 60 से 70 mm से भी ज़्यादा की बरसात पिछले 1 घंटे में हो चुकी है। तो अंधेरी सबवे के भी भरने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते वहाँ पर भी जो सिक्योरिटी है उसे डिप्लॉय की गई है। आज ही बीएमसी की एक बैठक भी बुलाई गई थी। उस बैठक में एनडीआरएफ की टीम्स को इन तमाम लो लाइंग इलाकों में डिप्लॉय करने की भी जो है यहाँ पर बात इस मीटिंग में तय हुई थी। और बीएमसी का कहना है कि लगातार लोगों को सुरक्षित रहने के लिए अपील की जा रही है, एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं दूसरी ओर वॉर रूम के जरिए ये नज़र रखी जा रही है कि वो जो फ्लड प्रोन एरियाज है वहाँ पर लोगों को जल्द से जल्द बचाया जा सके और जल भराव जब हो तो वहाँ से गाड़ियों को भी निकलने में जो है मदद के लिए टीम डिप्लॉय की जा सके। ऐसे में मुंबई में अगले कुछ दिनों तक जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि बरसात के रुख को देखते हुए मौसम विभाग द्वारा इस येलो अलर्ट को ऑरेंज अलर्ट में भी तब्दील की जा सकती है। मुंबई से सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो धीरे धीरे बारिश का मौसम आ रहा है। दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत में बारिश का अलर्ट भी है। सुरक्षित रहिएगा, संभल कर रहिएगा, पता करके घर से निकलिएगा। आज के लिए खबरों की खबर मेरे साथ इतना ही। शुभ रात्रि।